नमस्कार, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो अब कक्षा 11 का रिजल्ट आने के बाद कक्षा 12 में अपग्रेड कर रहे हैं, या फिर आप नीट की तैयारी करने वाले हैं, और या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये क्लासेस जो अब हम शुरू करेंगे सत्र 2026 और 27 के लिए, तो ये समान रूप से हर एक प्रतियोगी परीक्षा और एकेडमिक के जो विद्यार्थी है कक्षा 12 के नीट की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे। तो आप संदीपनी क्लासेस के साथ जुड़े रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अब आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि कक्षा 11 के विद्यार्थियों का रिजल्ट आ चुका है और वो कक्षा 12 में अब अपग्रेड करने वाले हैं, तो उनके लिए बायोलॉजी विषय का ये जो वीडियो है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो हमारे एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म के जो प्लांट हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं, उनके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और पॉलिनेशन कैसे होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम A to Z सारी जितनी भी आपके हेडिंग्स हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप एक अपना नया रजिस्टर ले लें और इनको नोट डाउन करते रहें, तो आपके नोट्स के फॉर्मेट भी बन जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बना लें आप, जो कि रिवीजन के बहुत काम आते हैं। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो आपसे बस एक ही गुजारिश रहती है कि आप हमारे साथ बने रहें और अपना सपोर्ट दिखाते रहें। निःशुल्क तैयारी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, आपको निःशुल्क तैयारी कराते रहेंगे। आपके सारे चैप्टर जितने भी बायोलॉजी विषय के चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर्स पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं अलग से कोचिंग करने की मेरे हिसाब से तो आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि मैं आपको सारा कवर अप करा दूंगा। और कक्षा 11 के जो आपके साथी हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करा दें, क्योंकि हम कक्षा 11 की वीडियो भी लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन इसमें पढ़ेंगे। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हम किसका पढ़ रहे हैं, तो ये आवृतबीजी पादप हैं, आवृतबीजी पादप। ठीक है, आवृतबीजी पादप का मतलब होता है ऐसे जो प्लांट्स हैं इन पर जो बीज लगते हैं वो फल के अंदर कवर रहते हैं। अर्थात मैं इसकी जगह पर एक टर्म ये भी लगा सकता हूं कि जो हमारे पुष्पीय पादप हैं उनके अंदर अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन किस प्रकार है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन। ठीक है, तो अब बात मेन ये आती है, जैसे आपको यहाँ इमेज में एक बड़ा प्यारा सा ये पुष्प दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है, तो इस फ्लावर के कुछ पार्ट हमें यहाँ दिख रहे हैं, बाकी के नहीं दिख रहे, हम उन पर अभी चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, जो पुष्प होता है ये पुष्प मेन है लैंगिक जनन का स्थल होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्लेस है वो होता है इन जो आपके आवृतबीजी पादप हैं, या इनको अपन एंजियोस्पर्म कहते हैं, इनके अंदर लैंगिक जनन का जो स्थल होता है वो पुष्प होता है, फ्लावर्स होता है। ठीक है, पहली बात, आप एक एक बात को गौर से सुनते चलना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है तो आप उसे खोल के रख सकते हैं साथ में, और आप उसको मिलान भी कर सकते हैं। और बेहतर ये रहेगा कि आप एक रजिस्टर ले लें और उसमें इनको सभी चीजों को नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो पुष्प है एक्चुअल में ये है क्या। तो देखिए, जो जीव वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इनके लिए जो पुष्प होता है ना, फ्लावर जो है, वो आकार की मतलब उसका मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आश्चर्य का विषय है। देखिए, मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी बनावट क्या है, और एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूणिकी, इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी अपन देखने वाले हैं। यह केवल देखिए, आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि ये जो पुष्प होता है ना, ये पुष्प हर एक ओकेजन पर काम आता है। ठीक है, जैसे ये सजावट का भी काम करता है,
ठीक है, तो अपन ऐसे नहीं समझे कि ये केवल सजावट के ही काम आता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसका काम क्या होता है कि ये एक लैंगिक जनन अंग धारण करता है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को ये संपन्न करवाता है। अर्थात नए जो पौधे हैं वो कैसे डेवलप होंगे, तो उनको डेवलप भी तो करना है, आगे नई प्रोजेनी हमें लेनी है, तो इसके लिए पुष्प बहुत जिम्मेदार संरचना है। ठीक है, आगे चले। पुष्प की अगर मैं संरचना की बात करूं, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है फ्लावर्स की, तो देखिए एक जो पुष्प होता है, मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए पुष्प का एक ये चक्र मैंने बनाया इधर इस तरीके से, फिर इस पर इस तरीके की संरचना लगी रहती है। आप जब इन संरचनाओं को अपने हाथ से टच करोगे तो आपके हाथ पर पीले रंग का एक पाउडर जैसा लग जाता है, आपने कभी गौर किया होगा, वो पोलेन होते हैं, वो इन्हीं के अंदर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा पुष्प में कुछ पत्ती के जैसी संरचना होती है, पत्ती नुमा जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आप पुष्प में देखोगे तो आपको ये बखूबी दिख जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये संरचनाएं पुष्प में रहती हैं, और एक हरे रंग की संरचना यहाँ रहती है। मैंने कलर वैसे ये ब्लू टाइप का ले लिया है, वैसे ग्रीन ले लेते तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, तो पुष्प में आपको इस तरीके से 4 संरचनाएं दिख जाएंगी। कोई भी फ्लावर आप लेते हैं तो उसमें अधिकतम 4 दिख जाती है, कुछ पादपों में 3 भी रहती हैं, वहां पेरियंथ बन जाती है। बाह्यदल और दल जब मिल जाते हैं तो पेरियंथ बन जाता है। लेकिन आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि इसमें 4 मुख्य पुष्प के भाग हैं, और इनमें से जो 2 भाग होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो इन 2 भाग को हम सहायक अंग के नाम से जानते हैं। एसेसरी ये ऑर्गन्स हैं, और इसमें हमें पढ़ने होते हैं, एक तो बाह्यदल पढ़ना होता है और एक दल, ठीक है, जिसे अपन पंखुड़ी कहते हैं। इन्हें सहायक क्यों कहती हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है, रिप्रोडक्शन में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। और आप पूछेंगे कि कैसे, तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, और जब इंसेक्ट फ्लावर्स के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन कराने के लिए ये जो इसके 2 वर्ल्स हैं, 2 चक्र हैं, जिन्हें जैसे मैं यहां लिख दूं नंबर 1 और इस पर लिख दूं मैं नंबर 2, तो ये जो 1 नंबर है इसको हम कहते हैं कैलेक्स, और इसकी यूनिट को कहते हैं सेपल्स, और ये जो 2 नंबर मैंने लिखा है इसे कहते हैं कोरोला, और इसकी जो यूनिट है उसे कहते हैं पेटल्स। ठीक है, तो अब इनके काम क्या है, देखिए जो हमारे कैलेक्स होता है या जो बाह्यदल पुंज होता है, ये जब फ्लावर्स बड स्टेज में होता है, कली अवस्था में होता है, तो ये पुष्प की रक्षा करता है। इसका मेन काम है फ्लावर्स की रक्षा करना। कब, जब वो बड स्टेज में था, कलिका अवस्था में था। वहीं पर जो कोरोला होते हैं ये क्या करते हैं, ये कीटों को पॉलिनेशन के लिए आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा फ्लावर्स में अलग अलग कलर होते हैं, वो कलर्स किसके हैं, वो कोरोला है, जो कलरफुल स्ट्रक्चर है, जैसे कि सरसों में पीले रंग के मिलते हैं, गुलाब में गुलाबी रंग के मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो कलरफुल जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है आपकी कोरोला, और कोरोला की इकाई को या यूनिट को कहते हैं पेटल्स। और इसका मेन काम मैंने अभी आपको बताया था, ये इंसेक्ट को या कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे एक बहुत आवश्यक जो क्रिया है जिसे पॉलिनेशन कहते हैं वो संपन्न हो पाती है। ठीक है, तो 1 नंबर पर अपन इसको मान लें सहायक चक्र, और सहायक चक्र के 2 पार्ट हो गए, नंबर 1 बाह्यदल और नंबर 2 दल। ठीक है, कैलेक्स और कोलोना। अब अपन बात करते हैं पुष्प का एक और महत्वपूर्ण चक्र है जो जनन क्रिया में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात जनन अंग। ये जो जनन अंग है ये मुख्य जनन चक्र होते हैं, और इनमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक मतलब मेल वाला जो पार्ट होगा उसमें मेल गैमीट बनता है, और जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसमें फीमेल गैमीट बनता है। तो 2 प्रकार के गैमीट होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो इनका निर्माण इन चक्र में होता है। अब इनको किस नाम से जानते हैं, तो देखिए ये इसका पहला चक्र है जिसे मैं एंड्रोशियम कह रहा हूं,
इसे हम पुमंग कहते हैं। इसकी जो इकाई है उसे पुंकेसर कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, नर जनन अंग होता है। ऐसे ही जो जायांग होता है जिसे गाइनोशियम कहते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और इसे हम पिस्टिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल भी कहते हैं। तो मैं अब आप देखिए इधर मैं अलग से नंबरिंग कर रहा हूं। यहां पर जो मैंने लिखा है 3 नंबर, ये आपका पुमंग है, 3 नंबर पर पुमंग है। और ये जो 4 नंबर जो मैंने लिखा है, ये जो 4 नंबर है, ये आपका जायांग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि पुष्प की अगर संरचना की बात करें तो पुष्प में आपको क्या दिखेगा? पुष्प में आपको 4 चक्र दिखेंगे। मेनली मुख्य रूप से 4 चक्र दिखते हैं, जिसमें बाहर के जो 2 चक्र हैं जिन्हें हम बाह्यदल पुंज और दलपुंज कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें हम कैलेक्स और कोरोला के नाम से जानते हैं। ये आपके कौन से ऑर्गन्स हो गए? एसेसरी ऑर्गन्स हैं। और बाकी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इसमें हमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम को देखना होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। ठीक है, देखो कंटेंट आपको इस तरीके का मिलेगा। आपको कहीं कोचिंग करने की और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां मैं आपको सारा कुछ क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, पेशेंस आप रखें और अपनी तैयारी को एक लय के साथ जारी रखें। ठीक है, चलो अपन आगे चलें। अब हमें पढ़ना होगा इसका, अपन ऐसे फर्स्ट हेडिंग लगा लें। आप फर्स्ट हेडिंग लगा लें और फर्स्ट हेडिंग में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? तो निषेचन पूर्व घटनाएं और संरचनाएं, ऐसे प्री फर्टिलाइजेशन चेंज और इवेंट्स अपने को पढ़ने हैं। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन से पहले की बातें हमें पढ़नी होंगी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? जो फ्लोरस प्रीमोडियम है, मतलब पुष्पीय जो आद्यक है। अब कैसे ये डिसाइड होगा कि किसी प्लांट पर फ्लावर्स आने वाले हैं? तो फ्लावर्स आने से पहले, पुष्प आने से पहले पादप में कुछ चेंज आते हैं और वो जो चेंज होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से आते हैं और साथ में कुछ संरचनात्मक बदलाव भी आते हैं। तो देखिए पादप में पुष्प आने से बहुत पहले ही अनेक हार्मोनल्स और स्ट्रक्चरल चेंज होने लगते हैं। कोई भी प्लांट हो उस पर अगर फ्लावर्स आने हैं तो हार्मोन्स में बदलाव आएगा और उसकी संरचना में भी बदलाव आता है। और इन्हीं चेंजेस की वजह से पुष्पीय आद्यक का विकास होता है, मतलब फ्लावर्स की जो प्रीमोडियम है वो बनती है और वो आगे चल के किसमें बदल जाती है? तो इनफ्लोरेसेंस अर्थात पुष्प क्रम में बदलती है और पुष्प उसी पुष्प क्रम से पुष्प की कलिकाएं बनती हैं अर्थात बड्स बन जाती है और बाद में वो फ्लावर्स में खुल जाती है या कन्वर्ट होती है। तो आपको ये याद रखना है कि किसी प्लांट पर पुष्प आएंगे इसका निर्धारण कौन करवाते हैं? तो हार्मोन्स करवाते हैं और उसमें साथ में संरचनात्मक चेंज भी आते हैं। तो ऐसा होने से क्या होगा? जब हार्मोनल चेंज आते हैं किसी प्लांट में तो इसके परिणाम स्वरूप इनफ्लोरेसेंस बनता है क्योंकि फ्लावर प्रीमोडिया कन्वर्ट होगी और उस पर बड्स लगेंगी, फ्लावर बड लगती हैं, पुष्पीय कलिकाएं लगती हैं जो बाद में फ्लावर बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि किसी प्लांट पर फ्लावर्स आएंगे इसका मतलब उसमें पहले क्या होगा? उसके हार्मोन्स में बदलाव आता है। ठीक है, आगे देखिए। अब प्री फर्टिलाइजेशन चेंज और इवेंट्स के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे अपन? तो अपन मेल पार्ट पढ़ने वाले हैं। मेल पार्ट पढ़ने वाले हैं मतलब हम नर जननांग के बारे में पढ़ेंगे। नर जननांग के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको जैसे पता है पुष्प का कोई भी पुष्प है तो उस पुष्प का जो तीसरे नंबर का चक्र है, बाहर से अंदर की तरफ जब जाएंगे तो तीसरे नंबर का जो चक्र है हम उसको किस नाम से जान रहे थे? तो हम उसे कह रहे थे उमंग। क्या कह रहे थे? उमंग कह रहे थे। ठीक है, एंड्रोशियम कह रहे थे उसे, एंड्रोशियम।
अब इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट होती है पुंकेसर। आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इसको कहते हैं हम, इस संरचना को यहां से लेके यहां तक, ये जो संरचना है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो पुंकेसर के नाम से जानते हैं। स्टामेन कहते हैं इसे, स्टामेन कहते हैं। अब जैसे आप गुड़हल, चाइना रोज, गुड़हल, ऐसे ही सरसों, तो देखिए सरसों में इनकी संख्या, पुंकेसर की संख्या होती है 6, और गुड़हल में इनकी संख्या होती है अनंत, इन्फिनाइट होती है। तो इन सभी को, जैसे सरसों की मैं बात करूं तो इन 6 को अगर एक साथ मिला दें तब हम उसे कहते हैं पुमंग, और केवल अगर एक देखना हो तो हम उसे कहते हैं पुंकेसर। इसका मतलब पुमंग की इकाई पुंकेसर होगी। पुमंग या एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो स्टामेन होगी। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है ये। तो देखिए पुष्प में मेल जो सेक्स ऑर्गन्स है, इसका जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? तो आपका आंसर आएगा पुमंग करता है, जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। जो पुंकेसरों अर्थात स्टामेन से बना होता है, तो एक प्रारूपी पुंकेसर के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। कौन कौन से भाग हुए? तो इधर देखें, एक भाग तो ये है इतना सा, ये वाला भाग, ठीक है, और एक है यहां से लेके यहां तक का भाग। तो यहां से लेके यहां तक का जो भाग है इसको तो कहते हैं हम फिलामेंट, और ये जो ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं हम एंथर। ठीक है, तो देखिए कितने भाग है इसके? 2 भाग हैं। नंबर 1 है फिलामेंट, लंबा होता है, पतला डंठल के नुमा होता है, और इसका जो समीपस्थ छोर है, प्रोक्सिमल एंड, ये तो थैलेमस के साथ जुड़ता है। ठीक है, थैलेमस के साथ जुड़ता है, या फिर ये पुष्पदल पेटल्स से भी जुड़ा हो सकता है। और वहीं पर इसका जो दूसरा वाला भाग है, देखिए ये जो इसका प्रोक्सिमल एंड है, ये तो पुष्प के थैलेमस के साथ जुड़ता है, पुष्पासन के साथ जुड़ जाएगा। पुष्पासन, थैलेमस पुष्पासन के साथ जुड़ता है, या फिर ये दल के साथ जुड़ा हो सकता है। और वहीं पर इसका जो दूरस्थ सिरा है वो एंथर के साथ जुड़ता है। ठीक है, अब बात आती है परागकोश या एंथर। ये अंतिम सिरा है जो सामान्यतः द्विपालित बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। ये इधर देखो, यहां आपको ये दिख रहा है ना, इधर देखो, एक लोब मैंने ऐसे बनाई, एक लोब मैंने इस तरीके से बनाई, तो ये 2 लोब हो गई परागकोश के अंदर। तो मैं इसको कहूंगा एंथर लोब। ठीक है, एंथर लोब हो गई है, परागकोश पाली हो गई। अब इस परागकोश पाली के साथ एक सिरा जुड़ा रहता है फिलामेंट का, जो दूरस्थ सिरा है वो तो यहां जुड़ा रहता है, और जो समीपस्थ सिरा है ये पुष्पासन के साथ जुड़ा रहता है। तो ये फिलामेंट हो गया और ये परागकोश हो गया। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, इधर देखो, ये जो परागकोश होता है एक पाली के अंदर, देखिए परागकोश में 2 पाली है, एक पाली इधर है और दूसरी पाली इधर है। प्रत्येक पाली में 2 अलग अलग चेंबर होते हैं, तो मैंने इधर 2 बनाए और इस पाली में भी मैंने 2 चेंबर बनाए। इसका मतलब टोटल 4 चेंबर हो गए। कितने? टोटल 4 चेंबर हो गए। तो ये जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड होता है मतलब ये द्विपालित होता है, द्विपालित होता है। अब प्रत्येक पाली में कितने चेंबर दिख रहे हैं हमें? 2 चेंबर दिख रहे हैं। तो एक पाली में, एक पाली में मतलब एक लोब में, एक लोब में कितने चेंबर होंगे? 2 चेंबर होंगे। तो 2 लोब के अंदर कितने चेंबर होंगे? तो आपका आंसर आएगा 4 चेंबर होंगे। 2 लोब के अंदर 4 होंगे। ये जो मैं बार बार चेंबर आपसे कह रहा हूं, ये वास्तव में क्या है? तो ये वास्तव में माइक्रो स्पोरेंजिया है। ये वास्तव में माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो आगे चल के पोलेन सैक में कन्वर्ट होंगी।
क्योंकि इन्हीं के अंदर पोलेन का फॉर्मेशन होना है। इन्हीं के अंदर किसका फॉर्मेशन होना है, किसका निर्माण होना है, पोलेन का निर्माण होना है। तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक जो आपका स्टामेन है, इस स्टामेन के दो भाग है। नंबर 1 पर आता है आपका फिलामेंट, नंबर 2 पर आता है आपका एंथर। एंथर में 2 पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली में 2 चेंबर होते हैं। तो दोनों पालियों में अगर मैं मिला दूं तो 4 चेंबर होंगे, अर्थात दोनों पालियों में कुल मिलाकर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। एंथर लोब कितनी है, 2 है, तो इस कंडीशन को बाइलोब्ड कहते हैं। एक पाली में कितने चेंबर है, 2, तो दोनों लोब में मिलाएंगे तो कितने चेंबर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है। ठीक है, आगे चले। एक प्रारूपी आवृत बीजी का जो परागकोश है वो बाइलोब्ड होता है, आपको ये याद रखना है। कैसा होता है ये, बाइलोब्ड होता है। तो मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से, ये लो, ये बाइलोब्ड हो गया। देखिए द्विकोष्ठी या डाइथिकस, एक ये टर्म आता है, आपको याद रखना है। प्रत्येक लोब में 2 कोष्ठ होते हैं, 2 थीका होते हैं। तो प्रत्येक लोब में 2 कोष्ठ होते हैं, मैंने ऐसे बनाए 2 कोष्ठ। एक लोब के अंदर 2 होते हैं, इसीलिए इस कंडीशन को कहते हैं डाइथिकस। क्या कहते हैं, डाइथिकस कंडीशन कहते हैं। अगली बात देखिए, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब चतुष्कोणीय। तो यह जो एंथर होता है, अगर इसकी अपन डीएस काटते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई देता है हमें। देखिए, एक ये वाला कॉर्नर, ये दूसरा वाला कॉर्नर, ये तीसरा, ये चौथा। तो देखिए यहां क्या लिखा है, टेट्रागोनल चतुष्कोणीय। यह 4 दिशीय संरचना है जिसके चारों कोनों पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती हैं। क्या लगी रहती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो देखिए एक इस कोनर पर एक, जैसे आपको इधर दिख रही है, इस कोने पर एक होगी, एक इधर होगी और एक इधर होगी। तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी हो गई, 4। तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया। ये जो आपको 4 दिख रही हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ये आगे चलकर देखो, अभी तो मैं यहां इनको क्या कह रहा हूं, तो आप कहोगे कि इनको अपन माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। आगे डेवलपमेंट जब होगा तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, ये तो पोलन सैक बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, ये पोलन सैक बनाती हैं। ठीक है, अब तो बात क्लियर है। तो अब आपसे पूछ ले बाइलोब्ड का मतलब क्या हुआ, तो एंथर में 2 पालियां होती हैं, इसीलिए बाइलोब्ड कहते हैं। डाइथिकस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक लोब में 2 चेंबर होते हैं या 2 थीका होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को डाइथिकस कहते हैं। टेट्रागोनल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये 4 दिशीय संरचना है, 4 कोने जैसी संरचना दिखती है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, टेट्रागोनल कह रहे हैं। प्रत्येक कोने पर क्या मौजूद होंगी, तो आपका आंसर आएगा माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। तो इधर मैंने 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बना के आपको दिखा दी है। और आपसे पूछ ले कि पोलन सैक क्या है, परागपुटी क्या है, तो आपका आंसर आएगा कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया ये आगे चल के क्या बनाती है, ये आगे चल के पोलन सैक बना लेती है। ठीक है, आगे देखिए। अब अपन पढ़ेंगे वॉल लेयर पढ़नी है हमें। किसकी पढ़नी है, तो जो वॉल लेयर हमको पढ़नी है वो पढ़नी है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया की। किसकी वॉल लेयर पढ़नी है हमें, लघु बीजाणुधानी की पढ़नी है, माइक्रोस्पोरेंजिया की पढ़नी है। अब टोटल जो परतें हैं, जो भित्ति हैं या जो बॉल है, उनकी संख्या है 4। कितनी संख्या है टोटल, 4। तो कौन कौन सी है अपन फटाफट इधर देख लेते हैं, फिर इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आउटर लेयर, देखिए सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, इसके अंदर की तरफ एंडोथीसियम और इसके अंदर की तरफ होती है मिडिल लेयर। 3 परतें हो गई। सबसे पहली परत का नाम क्या है, बाहर से अंदर की तरफ जाने पर मैं यहां लिख देता हूं, बाहर से अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अगर बाहर से अंदर की तरफ देखें तो इसमें हमें सबसे पहले दिखाई देती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दूसरे नंबर पर हमें दिखाई देती है
एंडोथीशियम, इसके अंदर की तरफ हमें दिखाई देती है मिडिल लेयर, मतलब मध्य परत। ये तीनों की तीनों जो परतें हैं ये किसका काम कर रही हैं? तो आपका आंसर आएगा ये संरक्षण का काम करती हैं, प्लस ये स्फुटन में सहायक होती हैं। स्फुटन का मतलब होता है डिहिसेंस, पराग जो एंथर है, परागकोश है, वो फटता है, तो उसमें तो संरक्षण और स्फुटन। देखिए अब इधर देख लेते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर ये संरक्षण करती हैं और परागकोश के डेहिसेंस में मदद करती हैं, अर्थात उसके स्फुटन में ये सहायक होती हैं। ठीक है, अब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो चौथे नंबर पर आता है टेपिटम। चौथे नंबर पर आता है टेपिटम, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है क्योंकि यह सबसे आंतरिक परत है। इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, ये विकासशील परागकणों को पोषण देता है, नरिशमेंट कराता है पोलन को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है परागकोश की या एंथर की। सबसे अंदर वाली लेयर जो है कि टेपिटम है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया की जो सबसे अंतिम परत है, सबसे भीतर वाली परत है, उसको कहते हैं टेपिटम। और इस टेपिटम का मुख्य काम है परागकणों को पोषण देना। ठीक है, परागकणों को पोषण देना। साथ ही हमें क्या याद रखना है? टेपिटम की कोशिकाओं की कुछ विशेषता होती है। ये क्या विशेषता है? तो हमें याद रखना है, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है, सघन जीव द्रव्य होता है। और इसमें अगर केंद्रक की बात करें तो एक से अधिक केंद्रक इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, अर्थात ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। और ऐसा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से होता है, मुक्त केंद्र की विभाजन होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आप को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आपको क्लास कैसी लग रही है आप ये कमेंट करके बताएंगे तो हमें पता लगेगा कहाँ और ज्यादा कुछ बदलाव करना है, कुछ कंटेंट को और बढ़ाना है, या फिर ये सफिशियंट है। वैसे ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो सफिशियंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आप लोगों के लिए नीट की दृष्टि से भी मेरे हिसाब से सफिशियंट है। तो आप मुझे सजेस्ट करें आगे इसमें क्या बदलाव करना है, तो उस हिसाब से हम बदलाव करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ साथ आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या पहले से हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये लाभ मिल सके। मेरा ये एक ही उद्देश्य है कि आपको बाहर कहीं कोचिंग नहीं करनी पड़े और आपका काम यहाँ से हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है अगर आप मेरा सहयोग करते हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं। आगे देखिए, मैं एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे डायग्राम माइक्रोस्पोरेंजिया का पूछा जाएगा तो देखिए, ये मैंने एक माइक्रोस्पोरेंजिया बनाई, आउटलाइन है उसकी। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में जैसा कि मैंने अभी बताया था 4 लेयर होती है। तो देखिए, मैं सबसे बाहर की लेयर को ये ब्लैक कलर से बना देता हूं। ठीक है, दूसरी लेयर अलग है, तीसरी लेयर का कलर मैं और चेंज कर लेता हूं। चौथी लेयर का और चेंज कर लेते हैं। और ये टेपिटम है, जो ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूं ना, ये ही टेपिटम है। और 4 कोने पर ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर की तरफ जो मटेरियल भरा हुआ है ये वाला, इस तरीके से। तो अब अपन थोड़ा सा इस पोर्शन को, इसको बाहर निकालें और इधर देखें, ये सबसे बाहर की लेयर, ये एक सिंगल लेयर होती है, तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया। ठीक है, अब जो दूसरे नंबर की लेयर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी सिंगल लेयर है, दूसरे नंबर की परत है। देखो, आपके एग्जाम में अगर डायग्राम आए तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके आ जाएंगे तो आपको
फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तीसरे नंबर की जो लेयर है उसको मैं बना दूं इधर। अब आपको इस डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा, रटना नहीं है, अपने को समझना है। तो समझने के लिए आपको डायग्राम याद रखना है। तो मैंने इस जो तीसरे नंबर की लेयर है इसको मैंने बना रहा हूं ये, क्योंकि 1 से 3 स्तरीय परत वाली बनी होती है। तो इसमें 3 लेयर भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। मैंने यहाँ 3 बना दी है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख लें। ये तीसरे नंबर की परत है, जो 3 परत है इसमें, 1 से लेकर 3 तक। आप इस तरीके से इसे याद कर लेना। इसके अंदर की तरफ जो लेयर है ये चौथे नंबर की लेयर है, ये टेपिटम है। और इस टेपिटम के अंदर 1 से अधिक केंद्रक मौजूद रहते हैं। इसकी कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। तो आप इस तरीके से याद रख लें। और इसके अंदर की तरफ जो ऊतक है, इसके अंदर की तरफ जो ऊतक भरा हुआ होता है, इसे अपन स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। ये कोशिकाएं हैं जो आगे चल के पोलन का फॉर्मेशन करवाएंगी। ठीक है, इस तरीके से तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की जो परत है, इनको अपन क्या क्या नाम देंगे? तो देखिए, सबसे बाहर वाली परत, सबसे बाहर वाली जो परत है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। अंदर वाली परत जो दूसरे नंबर की परत है, जो दूसरे नंबर की परत है, इसको क्या कह रहे हैं? तो आपका आंसर आएगा, इसे कहते हैं एंडोथीशियम। तीसरे नंबर की जो परत है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो मैं ऐसे एरो लगा रहा हूं, इसे कहते हैं मिडिल लेयर, मध्य परत। और इसके अंदर की तरफ जो लेयर है इसको कहते हैं टेपिटम। मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है टेपिटम। और इसके अंदर की तरफ जो ऊतक भरा हुआ है वो है जो आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाएगा या पोलन बनाएगा। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम याद रखना है माइक्रोस्पोरेंजिया का। और इससे आपको ये क्लियर हो गया कि माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर हमें दिखाई देती हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की तरफ टेपिटम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है। काम क्या है टेपिटम का? बनने वाले जो पोलेंस हैं उनको ये नरिशमेंट कराएगा, पोषण देगा। साथ ही आपको याद रखना है टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं उनका जीव द्रव्य सघन होता है और उसमें केंद्रक की संख्या 1 से अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक की संख्या 1 से अधिक है, उसका कारण क्या है, तो आपका आंसर आएगा कि ये मुक्त केंद्रकीय विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है। और टेपिटम से अंदर की तरफ ये जो पार्ट है ये मतलब रॉ मटेरियल टाइप का ये टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू है। ये आगे चल के माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा और वहां पर डिवीजन होगा, मियोसिस। आपको ये याद रखना है, मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है। तो देखिए, परतें आपको याद हो गई। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर। सबसे अंदर की तरफ हो गई आपकी टेपिटम। टेपिटम का कार्य क्या है? तो ये सघन जीव द्रव्य युक्त ये कोशिकाएं होती हैं, 1 से अधिक इसमें केंद्रक होते हैं और ये नरिशमेंट का कार्य करती है। परागकणों को ये पोषण देने का काम ये करती हैं। ठीक है, इतना सा क्लियर है ना? आगे देखिए, अब देखो इधर, जब ये एंथर, देखो इधर, अब ये समझ में आ गया। तो ये है इसका एंथर, तो मैंने इधर बना दिया। ये है इसका फिलामेंट, कोई मतलब है नहीं इससे, तो इसे तो तंतु कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है। अब देखो, जब परागकोश कैसा हो? अपरिपक्व हो, ये मैच्योर नहीं हुआ हो, अपरिपक्व होता है, तो इसमें बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। ये आपको स्पोरोजीनस टिश्यू दिख रहा है। ये क्या है? ये क्या है? ये स्पोरोजीनस टिश्यू है।
और इस स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक कोशिका में यह क्षमता होती है कि वो पोलन बना सके। तो इस स्पोरोजीनस टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं उनको हम कह रहे हैं पराग मात्र कोशिकाएं। जब ये मैच्योर होना शुरू करता है तब ये स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल है वो पीएमसी पोलन मदर सेल में कन्वर्ट होती हैं। और इस पोलन मदर सेल में एक डिवीजन होता है जिसे मियोसिस कहते हैं। तो इस मियोसिस की वजह से लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और इस प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अर्थात पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पोलन मदर सेल में मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो संख्या में 4 होते हैं, इसीलिए हम इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं और आगे चलकर ये पोलन बनाते हैं। तो इधर देखिए, मैं इधर ऐसे लिख रहा हूं, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, इसकी सेल किसमें कन्वर्ट हुई? तो आपका आंसर आएगा पोलन मदर सेल के अंदर। पोलन मदर सेल में एक डिवीजन होगा जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। मियोसिस होने की वजह से बनते हैं संख्या में 4 और ये जो 4 बने ये चारों क्या कहलाते हैं? माइक्रोस्पोर। क्योंकि संख्या में 4 हैं, आपस में जुड़े हैं, तो कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और आगे चल के ये इस तरीके के पोलन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है इसके बारे में पता चल गया होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एंथर के अंदर जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 4 लघु बीजाणुधानियां हैं। इस लघु बीजाणुधानी में टेपिटम के अंदर की तरफ जो सेल्स का ग्रुप है उसे स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। और स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल पीएमसी में कन्वर्ट होती है। पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल, पराग मात्र कोशिका। और इस कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इस माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ वो संख्या में होते हैं 4, इसीलिए हम इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और आगे चल के ये जब अलग होते हैं तो बदल जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। तो इधर देखिए, पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पोलन मदर सेल्स में मियोसिस होने से जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ वही कहलाता है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो अब आगे चलें, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लें और या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपन चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने अभी तक पढ़ लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो आप पढ़ोगे अब पोलन के बारे में। ठीक है, पोलन के बारे में। इसे नर युग्मकोद्भिद पोलन ग्रेन्स या फिर इसे नर युग्मकोद्भिद का मतलब हो गया मेल गैमीटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, परागकण कैसा है और दिखने में ये कैसा लगता है, तो अपन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर अपन समझते हैं इसे। देखिए, इसके सबसे अंदर की तरफ का जो चेंबर है ये अलग है और मैं इसके बाहर की तरफ वाली जो आउटलाइन है इसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं। तो इसके बाहर की तरफ इस तरीके से मैंने ब्लैक कलर से बनाया और इस पर कुछ इस तरीके से पोर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखें तो इसके अंदर एक छोटी कोशिका होती है और एक बाकी की बड़ी कोशिका है। और इस बड़ी कोशिका के अंदर अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। बाकी का इसमें इस तरीके से ये लो, ये भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। तो सबसे बाहर की तरफ इसे कहते हैं एक्साइन। एक्साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंदर की तरफ है इसका इंटाइन। ये है जर्मपोर जिनसे आगे चल के पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, एक है जनरेटिव सेल, तो ग्रीन कलर ले लूं मैं, ये छोटी वाली, इसे कहते हैं
जनरेटिव सेल, और ये जो बड़ी वाली है इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, याद रखना आप, ठीक है। जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, एक्साइन, इंटाइन और जर्मपोर और बाकी का साइटोप्लाज्म तो उसके अंदर भरा हुआ है। अब हम इनको एक बार से देख लें। ये जो एक्साइन होता है जिसे हम बाह्यचोल कह रहे हैं, एक्साइन या बाह्यचोल, देखिए यह कठोर होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है तो याद रख लेना। स्पोरोपोलेनिन से बना होता है एक्साइन, एक्साइन किसका बना है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये अब तक का ज्ञात सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक सामग्री है, जिस पर न तो उच्च ताप का प्रभाव पड़ता है न अम्लों का प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है स्पोरोपोलेनिन के कारण, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन पर न तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है ना ही एसिड का इफेक्ट होता है, इन दोनों का इफेक्ट इस पर नहीं होता है, इसीलिए जो परागकण हैं वो जीवाश्म रूप में परिरक्षित रह पाते हैं, फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, जहां पर एक्साइन पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है या अनुपस्थित होता है वहां पर जर्मपोर पाए जाते हैं, तो मैंने जर्मपोर डायग्राम में बनाए हैं, आप देख लें। इंटाइन यह पतला होता है लेकिन अंदर वाली परत है, जो इंटाइन है ये पतली होती है, अंदर की है, और ये बनी किसकी है, तो आपका आंसर आएगा ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। इसके अलावा परागकण या पोलन के अंदर जो दो सेल पाई जाती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल, ये आकार में बड़ी होती है, इसमें प्रचुर खाद्य भंडार पाया जाता है, फूड मटेरियल से भरी होती है, इसका केंद्रक बड़ा होता है और अनियमित आकार का होता है। वहीं पर जो जनरेटिव सेल होती है ये छोटी होती है, स्पिंडल शेप होती है, तरकू के आकार की होती है, और कायक कोशिका के जीव द्रव्य में ये तैरती रहती है। तो मैंने इधर आपको ये अलग से बनाई है, ये इसमें तैरती रहती है। एक परागकण में कितनी कोशिकाएं होती हैं, आपका आंसर आएगा 2। एक परागकण में कितने आवरण होते हैं, कितनी कोटिंग पाई जाती है, तो आंसर आएगा 2। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको कहते हैं एक्साइन, किसकी बनी है, स्पोरोपोलेनिन की बनी है। जर्मपोर कहां पाए जाते हैं, आपका आंसर आएगा एक्साइन पर। इंटाइन ये अंदर वाली लेयर है और ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। बड़ी वाली कोशिका को वेजिटेटिव या कायिक कोशिका कहते हैं, छोटी वाली को जन्म कोशिका या जनरेटिव सेल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहां तक की जो अपन ने चर्चा कर ली है, परागकण पोलेन तक, पोलेन बन गया, पोलेन तक की अपन ने यहां चर्चा कर ली है, ठीक है। ये जो परागकण होते हैं, परागकण जो पोलेन है, इनसे इनके कई सारे उपयोग भी हैं, मतलब ये लाभदायक भी हैं, ये हानिकारक भी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ये लाभदायक किस तरीके से हैं और ये हानिकारक किस तरीके से हैं। इसके अलावा इन परागकणों को लंबे समय तक अगर हमें सुरक्षित रखना है तो वो कौन सा मेथड है जिसके जरिए इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। अगली बात, तो एक वो मेथड पढ़ेंगे जिसमें इनको अपन स्टोर कर लेते हैं और लंबे समय तक अपन इनको यूज में ला सकते हैं। अच्छा, एक परागकण परागकोश के फटने पर जब बाहर निकला, परागकोश फटा और परागकण जब बाहर निकला तो उसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। कितनी कोशिकाएं उसमें हैं और क्या एक परागकोश से परागकण जो बाहर निकला वो कितने दिनों तक जीवन शव बना रह सकता है, अर्थात वो जनन करने के लायक बना रह सकता है, इस पर भी हमको चर्चा करनी है। तो आज क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है, अब आपको क्लासेस मिल जाएंगी, टाइम पर मिलेंगी। एक वीक में मैं कोशिश करूंगा आपको 3 क्लास देने की, 4 की संभावना होगी तो 4 भी देंगे, क्योंकि मुझे 11th का भी कराना है साथ में, ठीक है। तो आपको 3 क्लासेस मिल जाएंगी। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तब तक के लिए ये ठीक सफिशियंट रहेगा, फिर स्पीड बढ़ाएंगे, क्लासेस की संख्या भी बढ़ाएंगे अपन, ठीक है।
तो इस तरीके से आज हमने जो अभी चर्चा की है वो फ्लावर्स के मेल पार्ट के बारे में चर्चा की है, और इससे आगे का वीडियो आपको जल्द मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरीके से मजेदार फॉर्मेट में, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग है तो स्लो स्पीड में अपन आपको ये पूरा कंटेंट करवाएंगे। तो संदीपनी क्लासेस के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो अब कक्षा 11 का रिजल्ट आने के बाद कक्षा 12 में अपग्रेड कर रहे हैं, या फिर आप नीट की तैयारी करने वाले हैं, और या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये क्लासेस जो अब हम शुरू करेंगे सत्र 2026 और 27 के लिए, तो ये समान रूप से हर एक प्रतियोगी परीक्षा और एकेडमिक के जो विद्यार्थी है कक्षा 12 के नीट की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे। तो आप संदीपनी क्लासेस के साथ जुड़े रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अब आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि कक्षा 11 के विद्यार्थियों का रिजल्ट आ चुका है और वो कक्षा 12 में अब अपग्रेड करने वाले हैं, तो उनके लिए बायोलॉजी विषय का ये जो वीडियो है, चैप्टर नंबर 1 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो हमारे एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म के जो प्लांट हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं, उनके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और पॉलिनेशन कैसे होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम A to Z सारी जितनी भी आपके हेडिंग्स हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप एक अपना नया रजिस्टर ले लें और इनको नोट डाउन करते रहें, तो आपके नोट्स के फॉर्मेट भी बन जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बना लें आप, जो कि रिवीजन के बहुत काम आते हैं। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो आपसे बस एक ही गुजारिश रहती है कि आप हमारे साथ बने रहें और अपना सपोर्ट दिखाते रहें। निःशुल्क तैयारी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, आपको निःशुल्क तैयारी